हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर्स टाइम अकेडमी। तो हम लोगों ने आज से एक न्यू सीरीज स्टार्ट करनी है विच इज इशू ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में इशू ऑफ शेयर्स की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश, एंड जब हम प्रमोटर्स या अंडरराइटर्स को शेयर्स इशू करते हैं उस केस में हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं, हम ये तीनों चीजें पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो थ्योरी में हमारा आता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर व्हाट आर शेयर्स। ठीक है, तो शेयर्स आर दोज यूनिट्स मतलब इंडिविजुअल स्मॉलर यूनिट्स इनटू व्हिच द शेयर कैपिटल ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड। मतलब कि शेयर कैपिटल को अगर हम स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दें तो वो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स आपकी क्या बन जाएंगी, शेयर्स बन जाएंगी। और जब उन स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को कंबाइन कर दिया जाएगा तो वो आपकी शेयर कैपिटल बन जाएंगी। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपका आता है शेयर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी। मतलब कंपनी में ओनरशिप किसकी कितनी है वो डिसाइड करने में भी शेयर्स हमारी हेल्प करते हैं। पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स टू सब्सक्राइब द शेयर आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। जो लोग शेयर्स कंपनी के खरीदते हैं उन लोगों को शेयर होल्डर्स कहा जाता है। तो आई होप ये तीनों पॉइंट्स अबाउट द शेयर्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद बात करते हैं शेयर्स कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला आता है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। मतलब कि जो कंपनी की इक्विटी में पैसा लगाते हैं उसको इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होता है। प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली वो शेयर्स होते हैं जिनके पास दो प्रेफरेंसेस होती हैं। दो प्रेफरेंसेस कौन सी होती हैं कि जब भी कंपनी में डिविडेंड डिवाइड किया जाएगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस वालों को दिया जाएगा, और उसके बाद जो बच गया वो इक्विटी वालों को दिया जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। सेकंड प्रायोरिटी उनको मिलती है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कभी भी अगर कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा, बंद किया जाएगा, तो जो भी कैपिटल का पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का है पहले वो रीपे किया जाएगा, फिर इक्विटी वालों का नंबर आएगा। तो इक्विटी शेयर्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, तो इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन में आता है इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कि इसके लिए हमें पता होना चाहिए प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं। तो बेटा प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको दो प्रेफरेंसेस मिलती हैं। दो प्रेफरेंसेस कौन कौन सी होगी, एक तो डिविडेंड के टाइम पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में पहले प्रेफरेंस वालों को दिया जाएगा फिर इक्विटी वालों को, और दूसरी प्रेफरेंस मिलती है जब भी आप कंपनी को कभी भी वाइंडिंग अप करेंगे, लिक्विडेशन में जाएंगे, तो पहले पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की होगी और उसके बाद जो पैसा बच गया वो इक्विटी वालों को मिलेगा। क्लियर। राइट शेयर्स, राइट शेयर्स का मतलब है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, हम किसको बेटा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये राइट देते हैं कि आप हमारी कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है, मार्केट से पहले आप उनको खरीद लो। कुछ बच्चे ये सोचेंगे फिर कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, डिस्काउंट पे क्यों शेयर्स दे रही है। तो कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इसलिए दे रही है बेटा क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे उतना ज्यादा ओनरशिप ऑफ द कंपनी डिवाइड हो जाती है। तो यहां पर पैसा रेज किया जा सकता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विदाउट फर्दर डाइल्यूटिंग द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। ठीक है। देन आता है बोनस शेयर। ये होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही देते हैं ये भी, बट दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए हम कोई चार्जेस नहीं लेते कि जिसके पास 10 शेयर्स है उसको 5 शेयर्स का बोनस मिल गया तो अब उसकी सेम पैसे में उसको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना। इसके लिए अब उसकी ओनरशिप कितने शेयर्स की हो गई, 10 की जगह 15 शेयर्स की। यहां तक कोई डाउट है बेटा? आई थिंक यहां तक तो सारा क्लियर है। अब बेटा नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात हम करते हैं कंपनी की, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं बेसिकली ये जो आता है दिस इज अ पार्ट ऑफ कंपनी अकाउंट्स। बेटा दिस इज अ पार्ट ऑफ कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी अकाउंट्स के बारे में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कंपनी क्या होती है, अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं। तो कंपनी क्या होती है बेटा, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या क्या मतलब हो गया, नॉट अ नेचुरल पर्सन, नॉट अ नेचुरल लिविंग बीइंग, जो हमारी आपकी तरह जीती जागती नहीं है। हैविंग कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी, यानी कि जिसको क्रिएट भी लॉ ने किया है उसको कल को अगर वाइंड अप होना होगा तो भी लॉ का ही स्टेटेड प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ेगा। इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है।
विद अ कॉमन सील, क्योंकि हमने पढ़ा ये आर्टिफिशियल पर्सन है बेटा, नेचुरल पर्सन तो है नहीं। मैं तो अपने सिग्नेचर कर सकती हूँ, आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हैंड्स है, वी हैव सेंसेस, बट कंपनी के पास तो ऐसा कोई सेंस नहीं है, राइट? तो कंपनी की स्टैम्प, ऑफिशियल स्टैम्प को बोलते हैं कॉमन सील, यूज्ड फॉर इट्स सिग्नेचर्स, जो कंपनी अपने सिग्नेचर्स के तौर पर यूज करती है। कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी के द्वारा एफिलिएटेड तभी माना जाएगा जब उसके ऊपर कंपनी की स्टैम्प विद ऑथराइज्ड पर्सन के सिग्नेचर होंगे। गॉट इट? देन आता है कि कंपनी अकाउंट्स आप बनाते हैं, जितने भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, प्रोविजंस है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, इसी तरीके से कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट 2013 है। डन? अब कंपनी की कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है? पहला तो वॉलेंटरी एसोसिएशन। वॉलेंटरी एसोसिएशन का क्या मतलब है कि कंपनी अपनी मर्जी से लोग जुड़ते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर एंड द कंपनी इटसेल्फ आर डिफरेंट पर्सन। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी दो तरीके की होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स का क्या मतलब है? जितने रुपए के आपने शेयर्स खरीदे हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज को पे करने में आप उतने के ही हिस्सेदार हो। लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब है? अगर जितने की आपने गारंटी दी है, आप उतनी लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। परपेचुअल ससेशन बेटा, परपेचुअल का मतलब होता है कॉन्टिन्यू या कॉन्टिन्यूअस। सेसेशन का मतलब होता है चलते रहना। तो कंपनी के लिए परपेचुअल सेसेशन का मतलब हो गया मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। मेंबर्स आते रहेंगे, मेंबर्स जाते रहेंगे। आप आज शेयर खरीद रहे हैं, कल बेच देंगे, मैंने आज शेयर खरीदा, कल बेच दिया, बट कंपनी हमेशा चलती रहेगी। कंपनी की एग्जिस्टेंस किसी भी मेंबर के आने या जाने पे डिपेंडेंट नहीं होती। कॉमन सील मैंने आपको बता दिए, ऑफिशियल सिग्नेचर्स ऑफ द स्टैम्प। ट्रांसफरेबिलिटी शेयर्स, आपने शेयर्स खरीदे, आपने मुझे बेच दिया, आपको जरूरत थी, मैंने आगे बेच दिया, सो वी आर फ्री, वी हैव द ऑथराइजेशन टू ट्रांसफर द शेयर, मे बी स्यूड और कैन बी स्यूड। यानी कि मैंने आपको बताया इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच भी सकती है कंपनी, राइट? कंपनी और मेंबर्स अलग अलग है। तो अगर किसी पर्सन के साथ किसी कंपनी ने डिस्प्यूट किया है, किसी कंपनी ने फ्रॉड किया है, तो वो मेंबर, वो पर्सन कंपनी के अगेंस्ट केस डाल सकता है, राइट? तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? कंपनी किसी को स्यू भी कर सकती है अगर कंपनी के साथ धोखा हुआ है अपने नाम से, और कोई बंदे के साथ अगर कंपनी ने धोखा किया है तो वो पर्सन कंपनी को भी स्यू कर सकता है डायरेक्टली। डन? यहां तक कोई डाउट? आगे बेटा बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज की। उसमें आता है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, इसके बेसिस पर, और दूसरा आता है नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, दो बेसिस हो गए। लाइबिलिटीज के केस में लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, मैंने आपको बता दिया। अनलिमिटेड कंपनीज, ये कंपनीज अब जनरली नहीं होती है। नंबर ऑफ मेंबर्स के केस में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। आई रियली अज्यूम कि आपने ये सारे टॉपिक्स प्राइवेट, पब्लिक एंड वन पर्सन कंपनी के बीएसटी में 11th क्लास में आप ये पढ़कर आए हैं। ये हो गया हमारा। इसके बाद आते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्या आते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो कि है इसी चैप्टर की, और हम लोगों को बट ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। सबसे पहला आता है इसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसोप, ESOP क्या होता है बेटा? When the shares are being offered to the employees of the company at a lesser price than the market value. मार्केट से कम पैसों के रेट पर आप अगर कंपनी के एम्प्लॉइज को शेयर्स दे रहे हो तो दैट कम्स अंडर ESOP। स्वेट इक्विटी, आपके कंपनी के डायरेक्टर्स और आपके कंपनी के एम्प्लॉइज ने खून पसीना बहाकर आपकी कंपनी को इस पोजीशन पर पहुंचाया है, उसके बदले में आप उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स देते हो एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। अगेन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब होता है आपने कुछ लोग पहले से ही ढूंढ रखे हैं कि मैं इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को शेयर्स दूंगा, इन इन्वेस्टर्स को दूंगा, इन सप्लायर्स को दूंगा। तो बेसिकली प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के केस में क्या होता है? जो प्री आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल है, आप उसको शेयर्स इश्यू करते हो। ये लोग कौन कौन हो सकते हैं? सप्लायर्स हो सकते हैं, आप लोगों के फाइनेंशियल सप्लायर्स यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, और प्रमोटर्स हो सकते हैं। ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट, यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस क्या है? यहाँ तो आपने कुछ लोग आउटसाइड द बिजनेस चूज करके रखे हुए प्री आइडेंटिफाइड, व्हिच हु आर समहाउ रिलेटेड टू द बिजनेस। बट अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो इनको आप चुपचाप शेयर्स इशू कर देते हो विदाउट इनवाइटिंग
to the general public, selected group of people privately. Got it? इसमें कोई डाउट है तो बेटा बता दो, कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। मैं एक सेकंड साइड हो जाती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बहुत क्रक्स, बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं आपको। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैं पढ़ाऊंगी, जितनी अभी रेलिवेंट है उतनी थ्योरी पढ़ेंगे क्योंकि जैसे जैसे आगे प्रैक्टिकल टॉपिक्स करते चले जाएंगे वहां पर ये सारी थ्योरी आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले आपने अभी तक पढ़ लिया शेयर्स क्या होते हैं, कंपनीज क्या होते हैं, कंपनी के टाइप्स कितने हैं, शेयर्स के टाइप कितने हैं। हमने ये भी पढ़ा था एक लाइन में, शेयर इज अ शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी कि वो स्मॉलर यूनिट ऑफ द शेयर कैपिटल जिससे हम कंपनी पैसा रेज करती है, राइट। तो जब बहुत सारे शेयर्स का पैसा कलेक्ट कर दिया जाता है दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने तरीके की होती है, ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड का मतलब है मैक्सिमम शेयर कैपिटल व्हिच अ कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ये आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले ही बताना पड़ता है कैपिटल क्लॉज के अंदर। इशूड, जैसे मानिए यहाँ पर 10,000 शेयर्स आप इशू कर सकते हो मैक्सिमम, आउट ऑफ दैट आपने 6,000 शेयर्स इशू कर दिए, पब्लिक ने खरीदे, जरूरी तो नहीं है ना 6,000 पूरे खरीदे, 5900 शेयर्स, करेक्ट। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, एक शेयर कितने का बेटा, 10 रुपए का। आपने अभी मांगे शेयर होल्डर से 8 रुपए, तो कॉल्ड अप कितने हो गए, 8 रुपए। तो ये जो 2 रुपए रहे ये क्या हो गए, अनकॉल्ड अमाउंट। क्या होगा बेटा, अनकॉल्ड अमाउंट। फिर आ गया पेड अप, 8 में से शेयर होल्डर ने कितना दे दिया, हो सकता है पूरा 8 दे दिया हो सकता है कि 6 दिए हो, 7 दिए हो, मानते हैं कि 7 रुपए। तो जो ये 1 रुपए रहा ये आपका अनपेड अमाउंट हो गया बेटा। ठीक है, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। मानिए जो मैंने 8 रुपए मंगाई है, ये 2 रुपए जो अनकॉल्ड है, मैंने बोला ये मैं मंगाऊंगी सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग अप के टाइम पर। कंपनी इसको हमेशा के लिए पेंडिंग छोड़ना चाहती है। जब कंपनी कभी वाइंड अप में जाएगी ये पैसा, ये 2 रुपए कंपनी तब ऑर्डर मंगाना चाहती है, तो ये बन जाएगी आपकी रिजर्व कैपिटल, यानी कि वो पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल फॉर द टाइमिंग विच इज अनकॉल्ड एंड विच विल बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। यहाँ पर जितने भी कैपिटल प्रॉफिट से होने वाले, कैपिटल नेचर के होने वाले प्रॉफिट्स हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है। डन। बेसिकली अगर आपने आगे सुना हो तो 4 फीचर का जो प्रॉफिट होता है वो हम हमेशा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। यहां तक कोई डाउट है बेटा? श्योर। नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि आप इस शेयर्स की अकाउंटिंग कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहला कॉल्स इन एरियर्स। मैंने आपको बताया हो सकता है आपने पैसा मांगा और बंदे ने पे ना किया और शेयर होल्डर के पास फिलहाल पैसा ना हो, सो दैट विल बिकम माय कॉल्स इन एरियर्स when the shareholder fails to pay the call money या call amount। ये हमेशा डेबिट नेचर का होगा और शेयर कैप पेड अप कैपिटल में से नोट्स टू अकाउंट्स में माइनस करके दिखाया जाएगा। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ आपने 10 रुपए मैक्सिमम था, 8 रुपए कॉल किए, 6 रुपए पे किए, तो 2 रुपए क्या रह गए, अनपेड अमाउंट रह गए। ये हो जाएगी आपकी कॉल्स इन एरियर्स। जब आप कितना पैसा मिल रहा है बैलेंस शीट में निकालोगे तो इसको माइनस करके दिखाओगे एंड में। कॉल्स इन एडवांस की अगर बात करें, अगर कॉल मनी आपको कॉल करने से पहले, मांगने से पहले ही शेयर होल्डर ने आपको पे कर दिया तो दैट विल बिकम योर कॉल्स इन एडवांस। ऑब्वियसली लायबिलिटी फॉर द कंपनी, इट इज टू बी शोन एज द सेपरेट आइटम अंडर द बैलेंस शीट अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, 1 नंबर के एमसीक्यू में कई बार ये पूछ लेते हैं कि कॉल्स इन एडवांस का पैसा आप बैलेंस शीट में कहाँ शो करोगे, तो करंट लाइबिलिटीज के अंदर आप इसको एज अ सेपरेट हेड शो करते हो। ठीक है, इसको अमाउंट पेड, जैसे यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स को अमाउंट पेड अप में से माइनस करते हो, कॉल्स इन एडवांस को वहां पर प्लस नहीं करते। करेक्ट, आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है पहले आप समझो। आपने बोला कि मैं 10,000 शेयर्स के लिए पैसा रेज करना चाहती हूँ,
ठीक है, 10,000 के अप्लाई आपने ऑफर किया पब्लिक को। हो सकता है पब्लिक ने बोला हो कि मतलब कलेक्टिवली जो आपके पास एप्लीकेशन आई हो इंडिविजुअली वो 9,000 आई हो, पूरे 10,000 आई हो या 12,000 आई हो, ठीक है, सॉरी, या फिर 12,000 आई हो, कि आपके पास आई बेटा, अगर 9,000 आई है यानी कि जहां पर नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड ज्यादा है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक से, तो दिस बिकम्स अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, पब्लिक ने कम सब्सक्राइब किया है। अगर पूरा बराबर आया तो दिस इज द केस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन। और अगर एप्लीकेशन ज्यादा के लिए आई हैं, शेयर्स ऑफर कम किए थे, तो ये बन जाता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, जहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव ज्यादा है कंपेयर टू द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। क्लियर, कोई डाउट? तो ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन फॉर शेयर्स रिसीव्ड इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक। इस केस में आप क्या करोगे? 3 आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला, कुछ को एक्सेप्ट कर लो, कुछ को रिजेक्ट कर दो, मतलब टोटल ओवरऑल मुझे 10 चाहिए, तो जो 2,000 शेयर्स बच गए उनको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। प्रोराटा अलॉटमेंट टू ऑल, यानी कि जिसने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको कितने शेयर्स दे दिए बेटा? 10,000। जिसने 120 के लिए किया उसका मतलब उसको कितने मिल गए? 100 शेयर। जिसने 12 के लिए अप्लाई किया उसको 10। तो अब आप देख रहे हो ये आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आया ऑन 2 शेयर्स। इस केस में जो ये 2 शेयर्स में एक्स्ट्रा पैसा आए, इसके लिए आप क्या करेंगे? या तो आप इस पैसे को रिफंड कर देंगे, फर्दर एडजस्ट करेंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा इशूड एट प्रीमियम, पार प्रीमियम एंड डिस्काउंट। इसी को बस और देख लो, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। इशूड एट द प्राइस विच इज मोर देन द नॉमिनल वैल्यू। 10 रुपए की चीज अगर आपने 12 रुपए में इशू करी है तो 2 रुपए का आपने प्रीमियम चार्ज किया है। इसको कहाँ डालेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डालेंगे। कहाँ पर शो करेंगे? लायबिलिटी साइड अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। इन स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही इसको यूज किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेंड देखा जा रहा है कि एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन से पर्पस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बोनस शेयर्स देने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी की फॉर्मेशन से पहले अगर कोई खर्चा हुआ था उसको राइट ऑफ करने के लिए, कोई भी डिस्काउंट या कमीशन देना है आपको इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स पे उसके लिए, और अगर आपको प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा वापस करते टाइम कोई प्रीमियम पे करना है तो उसके लिए भी ये पैसा यूज किया जा सकता है। यहां तक कोई डाउट बेटा? एक बार मैं क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक है। अब हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर्स का।